हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड you're watching माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच इकबाल सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने थैंक हमारे यू। व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हमने कल देखा, जिस पर हमने प्रोग्राम भी किया और बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार भी किया कि जो कल दिल्ली में रेड फोर्ट पे हुआ कि मतलब 7-8 लोगों की जानें गई ब्लास्ट की वजह से, और अभी तक कोई कंक्लूजन रिपोर्ट उसके सामने नहीं आई। तो आज 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस बात को, तो इस्लामाबाद में भी अटैक हो जाता है और सब एक दूसरे को, मतलब इन इन दोनों कड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में लग जाते हैं। तो इस पे भी बात करेंगे, तो आगाज हम इकबाल साहब से करते हैं। इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? कल रेड फोर्ट पर ब्लास्ट होता है, तो आज इस्लामाबाद पे ये क्या कोई कॉम्बिनेशन है इसके दरमियान? इधर के लोग तो उधर को टारगेट करते हैं, कल तक वहां के लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई इस पे इन्वेस्टिगेट करके खबर नहीं आ सकी मेरे ख्याल से। तो आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? क्या बैकग्राउंड है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया रिबा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कल जो ये ब्लास्ट हुआ है, एक कार में ब्लास्ट हुआ था। तकरीबन 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो ये हादसा रहा, ये बहुत ही दुखद रहा। और लगातार इस तरह के वाक़ियात जो है वो टेररिज़्म के बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के साफ़ तौर पर जो मामलात और जो उँगलियाँ उठ रही है वो देश के बाहर से उठ रही है। देखिए, अब इसकी जाँच चल रही है, इसके अंदर सीधे तौर पर तो अब तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले कल ही के दिन एक डॉक्टर और उसके साथी को पकड़ा गया है दिल्ली से करीब फरीदाबाद के पास। वहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में आरडीएक्स और एमोनिया वगैरह की बात चल रही है, उसे पकड़ा है। और ये मामला भी जो है उसके अंदर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, वो लगातार इसमें जाँच कर रही है कि ये कहाँ से आया, किस तरह यहाँ हथियार और ये सारी चीज़ें पहुँची है। पिछले कुछ दिनों से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो लगातार इस तरह की चीज़ों को लेकर के अलर्ट कर रहा था कि कोई बड़ी घटना या कोई इस तरह के धमाके को अंजाम दिया जा सकता है। हालाँकि कल ही जो दिल्ली में वारदात हुई, उसकी उसी के साथ में आज हिंदुस्तान का जो बिहार राज्य है, उसके अंदर वहाँ इलेक्शंस भी थे, जिसको लेकर के भी यहाँ जोड़ा गया और अलग-अलग तरीके की बातें की गई। लेकिन साफ तौर पर अभी कुछ भी कहना थोड़ा-सा जल्दबाज़ी हो जाएगी। इस मामले की अभी भी तहकीकात चल रही है और पुलिस के साथ में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, वो इसको पूरी तरीके से देख-रेख कर रही है। यहाँ जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात के अंदर निगाह बनाए हुए हैं और इन सारी ही चीज़ों को लेकर के लगातार मामलात चल रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ के हालात और वहाँ के हालात, तो दोनों ही चीज़ों में बता दूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ है आज जुडिशरी के बाहर, वहाँ भी तकरीबन इसी तरीके से 12 लोगों के मरने की खबर है। वो भी एक इंसानियत को लेकर के बहुत शर्मसार करने वाली खबर है। लेकिन उसके अलावा वाना जो पाकिस्तान के अंदर जगह है, वहाँ कल शाम से ही आपके एजेंसीज़ के अंदर और वहाँ जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में फायरिंग चल रही है। तो ये लगातार इस तरह की चीज़ें अलग-अलग मुल्कों के अंदर हो रही है। हालाँकि इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा, ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इसके तार जो है सीधा काबुल से उन्होंने बताया जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी जो चीज़ की जा रही है, उसके अंदर भी ये शक माना जा रहा है कि ये इंडिया के बाहर से ही कोई ताकतें जो है वो लगातार इस टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रही है रिबा। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। क्या आप राय रखते हैं? यकीनन कल हमने बड़ा अफसोस के साथ प्रोग्राम किया रेड फोर्ट में जो हुआ, लेकिन आज इस्लामाबाद में भी इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो गई, ब्लास्ट हुआ और 12 लोग जो हैं यहाँ पर मारे गए हैं। आप क्या इस पर अपनी राय रखेंगे? और एक इत्तेफाक की बात है कि कल उधर हुआ और 24 घंटे भी नहीं गुजरे और इधर इस्लामाबाद में भी यही हो गया। क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई है, वो आइदर इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है।
ये इक्वली कंडेमेबल एक्ट है। आप ये देखें कि इंडिया के अंदर बहुत से लोगों ने अभी तक, जबकि उनकी ऑफ़िशियल एजेंसीज़ ने जो है उसके ऊपर ये कहा है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का आपको पता है, मीडिया वो फौरी तौर के ऊपर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी चीज़ के उन्होंने पाकिस्तान को इसके ऊपर बैशिंग करना शुरू कर दी है। और व उससे वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर इस तरह से हुआ है। इंडिया के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो उनके ऑफिशियल्स भी हैं, वो माज़ी के अंदर इस तरह के थ्रेट्स पाकिस्तान को लेके दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करेंगे, हमारी रिटेलिएशन बड़ी डिफरेंट वे में होगी। अभी भी उनके कुछ ऑफिशियल्स के मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम इस तरह से करेंगे, हम इसका इस तरह से बदला लेंगे। जबकि अभी तक कोई इस तरह की कन्फर्मेशन नहीं है कि उनके उन अटैक्स के अंदर पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट को अगर हम पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट कंसीडर करें, तो उन्होंने इसका जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, उसका, और जो वाना के अंदर एक कैडेट कॉलेज के अंदर, वैसे उसकी मैं अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चेक कर रहा था, वहाँ से तमाम बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने वाना का अटैक हो या कुछ दिन पहले जो केपीके के अंदर पुलिस के ऊपर अटैक हुए और उसके अंदर हमारे पुलिस ऑफिसर्स की जानें गईं, या जो आज इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो एक वाक़या हुआ है, इन दोनों का इल्ज़ाम पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर लगाया है। और फिर ख्वाजा साहब ने, मेरा ख़्याल है, जो एक स्टेटमेंट दी उसके अंदर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें कोई ज़्यादा अच्छा हुस्न-ए-ज़न नहीं है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो पीस के जो है वो टॉक चल रही है, वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। और फिर उन्होंने एंड पे इस चीज़ को कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी क़ुव्वत रखता है, पाकिस्तान उनके साथ जो है ना इसको अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। देखिए, मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन एक ये है कि हम तो यहाँ पर एक्सटेंशन खेल रहे हैं और अस्तस्ना खेल रहे हैं। तो हमें तो मैं तो देखें एक इस तरह का इंसान हूँ जो इसके ऊपर एक यही क्वेश्चन रेज़ करूँगा कि आपने किसी भी और कंट्री के ऊपर, चाहे वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, चाहे वो इंडिया की हुकूमत है, किसी ने भी अगर पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर ये टेररिज़्म का ये जो एक्टिविटी है, अगर इसको उन्होंने बाहर बैठ के फंड किया है, या उन्होंने उसको किसी भी तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, या उन्होंने इसको कैरी आउट जिस तरह से भी करवाया है, सबसे पहले इसके ऊपर एक हाई लेवल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम बननी चाहिए, एक जेआईटी बना दें, और ये जो एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है हमारा, इसके ऊपर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे अपने होमवर्क में कहाँ पर गलती थी। कहाँ हम हमारा सिक्योरिटी लैप हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ये इस तरह का जो है ये वाक़या हुआ। दूसरी बात जो ये कही जाती है कि खालिद बिन वलीद जैसी कोई ख़ुसूसियत लेके ये आर्मी चीफ़ आ गया है और ये तो जनाब पाकिस्तान के बड़े मुहाफ़िज़ हैं, तो मेरा तो बहैसियत पाकिस्तानी एक इस चीज़ का क्वेश्चन है कि ये जो हमारी इंसानी जानों का आज नुकसान हुआ है, ये आप अपनी एक्सटेंशन ही खेलते रहेंगे, या आप इसके ऊपर कोई रिटेलिएशन भी करेंगे। अगेन मैं ये इसके ऊपर एक बात कहता हूँ कि अफ़गान तालिबान के साथ मैं बिल्कुल आपके पहले प्रोग्राम के अंदर ये कई दफ़ा बात कह चुका हूँ कि हमें पीस टॉक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि इंसानी जानों का ज़िया होता चला जाए और दूसरी तरफ पीस टॉक चलती चली जाए। जो भी इस अटैक के अंदर मुलविस है, आइदर वो इंडिया है, आइदर वो अफ़गानिस्तान है। पहले इसकी फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस होना चाहिए, अनलाइक इंडिया। इंडिया की तरह पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए जो उन्होंने संदूर ऑपरेशन से पहले किया था। हमें इसके ऊपर फिल फॉर 48 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करके, उसके बाद पाकिस्तान को रिटेलिएशन करनी चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ इसका जवाब देना चाहिए। हूएवर इज़ बिहाइंड इट, उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। इकबाल साहब, मैंने पिछले दिनों एक आपके मीडिया आउटलेट है एनडीटीवी, उधर मैंने एक आर्टिकल देखा जिसके अकॉर्डिंग जो है वो लिखा हुआ था कि इनसाइड पाकिस्तान सीक्रेट यूनिट एसआई दैट ट्रेन्स टेररिस्ट टू अटैक इंडिया। सर, इस तरह की खबर हमने पाकिस्तान में तो कहीं नहीं देखी। आए दिन कोई ना कोई, मुझे लगता है कि ब्लेम पाकिस्तान पर आता है कि हम जैसे इंडिया के खिलाफ ही साजिश करने बैठे हैं और अटैक की तैयारियां करें, हालांकि हम खुद जो है वो अमन चाहते हैं।
और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हमेशा यही रही हैं कि वो इंडिया के साथ और अपने पड़ोसी कंट्री के साथ अमन की ही बात करना चाहते हैं। यकीनन बॉर्डर क्लैशेस रहते हैं। अब पीस टॉक काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान वगैरह के साथ भी होना था या हुआ है या हुआ नहीं भी है, लेकिन कोशिश तो जारी है सिर्फ़। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की न्यूज़ स्प्रेड करना एक इंडियन मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस समझा जाता है मुझे लगता है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है इंडियन मीडिया क्योंकि एक ह्यूज फॉलोइंग है इंडियन मीडिया की, तो इस तरह की खबरें स्प्रेड होकर तो आप क्या मुझे लगता है कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड को? रिवा देखिए, जिस तरीके से आपने खबर का ज़िक्र किया, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ही थे, मैंने 1947 से लेकर के 2025 तक के ऐसे कई मामला सामने आपके रखे थे। और आपने जिस तरीके से कहा मैं आम लोगों की वहाँ बात नहीं करता, लेकिन मैं वहाँ जिस तरीके से आपकी एजेंसीज़ पे, आपकी आर्मी पे लगातार सवाल उठते रहे और ऐसे कई एविडेंसेस इंटरनेशनली भी इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट को दिए। और मैं आपको बता दूँ देखिए चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ थे, 1999 कारगिल मामला था, जिसके अंदर अटैक टेररिस्ट द्वारा किया गया था बाद में। खुद आपके ही एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने इन सारी चीज़ों को माना था कि वो परवेज़ मुशर्रफ ने ही करवाया था हमला। इंडिया के अंदर जो लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक हुआ था, उसके भी सीधे-सीधे तार वहीं से जुड़े थे, उसके भी एविडेंस दिए गए थे। 2008 जो कि मुंबई का टेरर अटैक हुआ था, उसके अंदर जो लड़के पकड़े गए थे, सभी लड़के पाकिस्तान से थे और आपने खुद देखा था कि आपकी मीडिया खुद वहाँ उनके घरों तक पहुँची थी और उन सारी ही चीज़ों को लेकर के वहाँ से उन्होंने खबरों को चलाया था, जिसके बाद में लेकर के आर्मी के बीच में आकर के वो खबरों को रोकना पड़ा था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ को लेकर के इंडिया एजेंसीज़ हो या चैनल्स हो चलाती है, क्योंकि अक्सर कई ऐसे नाम आज भी आपके यहाँ पर है जो बाकायदा खुल करके अपने बयान में भी वो उन सारी चीज़ों को कुफ्र से जोड़ते हुए, काफ़िरों से जोड़ते हुए लगातार इन सारी चीज़ों के बयान देती रहती है। और उन चीज़ों को लेकर के कभी आपकी एजेंसीज़ ने या आपकी आर्मी ने कभी रोक-टोक नहीं की है। देखिए और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से आप वहाँ जो पाकिस्तान में हमला हुआ है उसकी अगर बात कर रहे हो, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं 2022 तक ले जाता हूँ। जब इमरान खान की सरकार चली गई थी, उसके बाद जब कमर जावेद बाजवा, जो अभी एक्स आपके आर्मी चीफ है, उस वक़्त मुझे याद है कि मुराद सईद से लेकर के कई लोगों ने मना किया था कि जो तालिबानी है उनके साथ समझौता ना किया जाए, उन्हें पाकिस्तान में न लाया जाए। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने वहाँ घर वापसी कराई और उसको सरेंडर कराया, उनको छूट दी। उसके बाद में आप देखिए लगातार धीरे-धीरे करके अलग-अलग जगह जो है, इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ साफ़ है कि जहाँ डिप्लोमेसी को लेकर के पॉलिटिशियंस बात करते हैं, वहाँ आपके यहाँ वो चीज़ें नहीं होती है। इंडिया के अंदर आप देखिए कि जहाँ डिफेंस मिनिस्टर होता है, वहाँ आर्मी का कितना भी बड़ा हेड हो, वो बात नहीं करता है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर ही बात करता है और डिफेंस मिनिस्टर ही दुनिया में जाकर के सारी चीज़ों को लेकर के बातें करते हैं या समझौता करते हैं। लेकिन आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, वो बाद में आते हैं, लेकिन आर्मी चीफ पहले आते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया के अंदर आपने सुना कहीं के आर्मी का हेड जो है वो जाकर के किसी यूएस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलता है, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, कभी नहीं। उनका काम आर्मी के अंदर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के है और इंडिया के अंदर अगर किस तरह की कोई वारदात ना हो, उसको लेकर के इंटेलिजेंस पे ध्यान रखना होता है। तो जहाँ इस तरह के हालात हो जाए और ये माना जाए कि आर्मी जो है वही सारी चीज़ें कमांड करेगी, तो पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल और जो डिप्लोमैटिकली बात होती है, वो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। मेजर जनरल जो है वो लड़ाई का काम जानते हैं, वो डिप्लोमेसी नहीं जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लगातार इसको देखिए कि वहाँ जो हालात खराब है, अभी अगर मैं बात करूँ आपके 27वीं तरमीम की, तो इस्तिस्ना दिया गया है आपकी आर्मी चीफ को, गवर्नमेंट ओहदे की बात की गई है। दूसरा वो हयात जो है वो फील्ड मार्शल बने रहेंगे, उन्हें मौत तक कोई हटा नहीं सकता, आपके प्रेसिडेंट को कोई हटा नहीं सकता। तो इस तरह की जहाँ चीज़ें आ जाए, तो इससे ये साफ है कि हालात कुछ ना कुछ बिगड़ रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम के अंदर ये जो पाकिस्तान आपका अलग हुआ, ये तो इस्लाम के नाम पर अलग हुआ है, कलमे के नाम पर अलग हुआ है। मुझे बताइए क्या शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है? क्या शरीयत ने इस्तिस्ना दिया है कहीं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में सवाल किया गया, उनको जवाब देना पड़ा ना। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे बेहतरीन सिपहसालार गिने गए, लेकिन हज़रत बिलाल के ज़रिए उन्हें मना किया गया कि लोगों को ये मैसेज ना जाए कि खालिद है तो ही जंगें जीती जाती है।
वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना था। तो इस तरह के शस्त्रास्त्रों लेकर के जहाँ बात की जाए, तो एक साफ तौर पर ये है कि आपके ऊपर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लोग जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी करे, या पहले किए हो या बनने के बाद अब करें, आप उन्हें कोई सज़ा दिला नहीं सकते हो, आप उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हो। तो इससे जहाँ हालात हैं वो ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और देखिए, मैंने अपने कई शोज़ के अंदर आज से कुछ वक़्त पहले भी ये कहा था कि जो मैं हालात देख रहा हूँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद, वो आपकी कंट्री में देख रहा हूँ। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ज़िंदगी है वो इन सारी चीज़ों को लेकर के बाहर सड़कों पर नज़र आएगी। देखिए, इंडिया के अंदर आप कितनी भी बात करें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अलग-अलग चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन आप बताइए, क्या उन्होंने कभी रूल ऑफ लॉ से ऊपर की बात कभी की है? उन्होंने ये कहा है कि वो इस तरह का कोई कानून लाएँगे कि ताउम्र ताहयात उन्हें हटाया ना जाए? नहीं। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिव है, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लगातार उसके फैसले आज़ाद है। हालाँकि इस पूरे मामले के अंदर कई बार हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें उठती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठती है। लेकिन उन सारी ही चीज़ों को लेकर के अदालतें अपना मयार कैसे रखना, कैसे सँभालना, उन सारी ही चीज़ों को वो जानती है। देखिए, बहुत सीधी-सी मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि डिफेंस फोर्सेस, ये सुप्रीम कोर्ट का जो पावर शिफ्ट करने की बात की जा रही है, नहीं देख सकते हो। और ये 27वीं तरमीम की तो आप जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं, देखिए, एक सेनेटर की कल मौत हो जाती है, इरफान सिद्दीकी की। आप देखिए कि वो बात को छुपाए इसलिए रखी गई क्योंकि 27वीं तरमीम का मामला चल रहा था, इस पूरे मामले को लेकर के वो बात तक छुपाई गई। आज की अगर मैं बात करूँ, तो हमेशा मैंने वहाँ जब सेनेट में और इस जगह जब कार्रवाई चलती है, तो मैंने देखा है कि जब नमाज़ का वक़्त होता है, तो वो एक वक़्फ़ा लिया जाता है, कुछ देर का। लेकिन 27वीं तरमीम को लेकर के वो भी चीज़ें न लेकर के लगातार चीज़ें कंटिन्यू रही। तो ये दिखा रहा है सारी चीज़ों को लेकर के कि आपके यहाँ जो हालात है, वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेसी की तरफ नहीं है। ये जो टेरर एक्टिविटी चल रही है, वो आपके ही जो आर्मी के लोगों ने ला कर के रखी है, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जिसका फ़ोकस ही ये हो कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ फिर आर्मी का और डिफेंस फोर्सेस का काम ये होता है कि टेररिज्म को रोका जाए, बॉर्डर की सिक्योरिटी संभाली जाए, लेकिन वो ना छोड़ करके ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो दुनिया से फंडिंग्स लाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है रिबा। ये दोनों ही पॉलिटिशियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस, ये दोनों अलग चैनल्स पे चलने वाले लोग हैं। यानी कि ये समझ लीजिए, ट्रेन जो होती है उसके 2 पहिए समझ लीजिए, या उसकी रेलवे लाइन समझ लीजिए, ये एक-दूसरे को मैच कर ही नहीं सकते हैं दोनों का काम। और अगर कोई मैच करने की कोशिश कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपने साथ में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम आने वाले दिनों में कुछ भी करें, या कुछ भी हमने किया, उसको लेकर के कोई भी हम पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। तो हमें नहीं लगता है कि इंडिया इन चीज़ों को लेकर के आपके इंटरनेशनल मामलों के अंदर कोई इंटरफेयर कर रहा है। हालाँकि टेररिज़्म की बात जैसे डॉक्टर साहब ने की, ये बहुत ही दुखद है इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करना। लेकिन जो लोग मारे जाते हैं इसमें, वो बेचारे ज़्यादातर बेकसूर होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, या फैमिली से साथ में निकले हुए होते हैं। तो ये शिकार होते हैं, और ये बहुत बुरी चीज़ है। और इसलिए शिकार होते हैं क्योंकि जो देश की एजेंसीज़ होती है, वो अपना काम छोड़कर दूसरे जब कामों में लगती है, उनको ये आइडियाज़ नहीं होता है कि देश में क्या चल रहा है, तब जाके इस तरह की चीज़ें होती है रिबा। अच्छा, मैं डॉक्टर हसान की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि हमारी कंट्री में अमेंडमेंट या बिल की जो अमेंडमेंट हुई है, ये हमारा खुद की कंट्री का पर्सनल मैटर है। मुझे लगता है कि हमें इंटरनल इश्यूज़ को छोड़ते हुए अभी जो मुद्दा है टेररिज्म को लेकर या ब्लास्ट को लेकर, उस पे हमें बात करनी चाहिए और उसके लिए कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो डॉक्टर हसान, आप क्या समझते हैं कि ये कोई कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपको? नहीं, आपने जैसे कहा कि काबुल का है, हम पीस टॉक करने की तरफ आगे आते तो हैं, लेकिन उस तरह नहीं हो पाता। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हर बार ये तालिबान और ये काबुल, ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखें, एक तो मैं आपके दूसरे पैनलिस्ट को इस चीज़ के ऊपर हमेशा इनको इस बात पे एडमायर करता हूँ कि वो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वेल अवेयर होते हैं। इवन उनको वो पाकिस्तान के सेनेटर की डेथ का भी पता था। और जो आप बात कह रही थी कि मैं आपकी उस बात से फुली एग्री नहीं करता कि वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
वो किसी भी स्टेट को चलाने का टूल है। आप देखें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आपके साथ कोई पश्तो में बात करे, आपको उसकी समझ आएगी? नहीं। कोई आपके साथ सिंधी में बात करे, आपको उसकी समझ आएगी? कोई आपके साथ बलूची में बात करे, आपको उसकी समझ आएगी? आपको उन लोगों के साथ जिस चीज़ ने कनेक्ट किया हुआ है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं आपके पैनलिस्ट को इस चीज़ के ऊपर मैं उनकी आई ऑलवेज़ एडमायर हिम कि वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी हुई कि जब वो ये कह रहे थे कि आपने ये नहीं देखा होगा कि इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर बात करता है, इंडिया का आर्मी चीफ यूएसए में जाके नहीं बात करता। मैं उनको पर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सर आपकी जनता जो है वो आपकी जो आपकी पब्लिक है वो आपके पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करती है। देन आपके पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपके मिलिट्री के अंदर लोगों को अपॉइंट करते हैं। हमारे यहाँ ये अदर वे अराउंड है। देखिए जहाँ तक रिबाहा की बात है, जो इन्होंने ये क्वेश्चन किया है, देखिए मैं भी तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि ये आखिर क्यों होता है कि कभी हम जाके कह देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिक्योरिटी लैप हुआ है, इसके पीछे दिल्ली का हाथ है, कभी इसके अंदर कह दिया जाता है कि इसके अंदर अफ़गान तालिबान का हाथ है। देखें जिसका भी हाथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं न कहीं सिक्योरिटी लैप हुआ है। हमारा अपना होमवर्क कहाँ पर था? हमारा अपना आप जी देखें इंडिया ने तो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अटैक कर दिया। वो माज़अल्लाह वो अपने आप को इनेविटेबल समझ बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, उनको ये लगता है कि वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक हदीस भी है कि मुझे अपनी उम्मत के उस टाइम में अपनी उम्मत के लोगों की इस चीज़ से डर आता है, जब ये लोग दौलत और ओहदों के लालच के अंदर अस्फला साफिलीन बन जाएँगे। अल्लाह ने जिनको लक़द खलक़ना नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम पैदा किया था, वो लोग ओहदों और पैसों की लालच में अस्फला साफिलीन का मतलब ये है कि वो लोग सूअर से बदतर हो जाएँगे। आज आप देखें बहुत से लोग बाहर आके ये बात कर रहे हैं, अफ़गान ख़वारिज को हमें ऐसे मार देना चाहिए, वैसे मार देना चाहिए। देखें मैं पीस टॉक के हक़ में हूँ, लेकिन एक हद तक। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान एक तरफ से पीस की बात करे अफ़गान तालिबान के साथ, दूसरी तरफ से वो पाकिस्तान के इस कैपिटल के अंदर किसी किस्म का टेरर अटैक करवाएँ। लेकिन इस वक़्त ज़रूरत ये है कि आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, ट्रस्ट डेफ़िसिट आया है। पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि ये काबुल की तरफ इस चीज़ों को डाइवर्ट करना, ये किसी और के इशारों के ऊपर खेला जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी अफ़गान तालिबान के साथ जो इनकी एंगेजमेंट हो रही है, उसके साथ खुद पाकिस्तान सिंसियर नहीं है। क्योंकि देखें, अभी तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, पीस टॉक की बात हो रही है, पीस टॉक की बात आज आपके डिफेंस मिनिस्टर के अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं उनका ट्वीट देख रहा था। पीस टॉक की बात उसके अंदर भी हो रही थी। ऑल्दो उन्होंने उसके अंदर अपने ही ट्वीट के अंदर बाद में ये भी कह दिया कि हमें उससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आप मुझे ये बताएँ कौन लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली कोई लोगों के नाम दिए हैं? और जिन लोगों के नाम मैं एक जगह पे पढ़ भी रहा था, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? उन लोगों की पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर फुटफॉलिंग क्या है? उनकी फॉलोइंग क्या है? उनके कितने लोग उनको उनके ऊपर रिलाय करते हैं? आप देखें पाकिस्तान का सूबा केपीके अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टेड है। अफ़गानिस्तान और केपीके के अंदर जो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, उस पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोगों को आपने इस पीस टॉक के अंदर ऑन बोर्ड किया है? या चलें अगर आप छोड़ें, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने सिंसियर होके पीस टॉक की तरफ आप गए हैं, वो आपकी पीस टॉक ब कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो आपकी पीस टॉक जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो सकी और अब आप एक कोई ऑपरेशन बल्कि इसको ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे, अगर आप
एक दूसरे कंट्री के अंदर जाके अटैक करते हैं, तो फिर तो ये एक वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। अगर आप उसके ऊपर भी सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर इस वक़्त क्या पूरी की पूरी पाकिस्तान की नेशन को ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या पाकिस्तान की नेशन के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो एक्चुअल लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है? देखें, इस तरह से आप पाकिस्तान की 3 बॉर्डर्स के ऊपर हमारी बड़ी तगड़ी फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी भी तगड़ी फ़ौज नहीं है कि वो एट अ टाइम 3 बॉर्डर्स पे लड़ लेगी। और ना ही हमारी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है कि वो 3 बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की एकदम से जंग छिड़ जाए और उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, वो उसको बियर करने की सिचुएशन में नहीं है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब ये देखें, अभी तो इंडिया जो न्यू दिल्ली के अंदर जो अटैक हुआ है, उस साइड से आपको क्या रिटेलिएशन आती है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने खुद जो आपके कैपिटल में हुआ है, उसकी आपने जो चीज़ें हैं, वो एक और तीसरे कंट्री के कैपिटल की तरफ डाइवर्ट कर दी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वक़्त पाकिस्तान के लिए सूरत-ए-हाल, आप ये बात बिल्कुल आपका एक अपना ओपिनियन है, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, उसके अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत जो है, वो मिसिंग है। इस उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लोगों के साथ जो किया जा रहा है, और उसके बाद ये जो 27वीं अमेंडमेंट है, आप जितना मर्ज़ी ये कहें कि वो आपके टॉपिक से लिंक्ड नहीं है। लेकिन आप देखें कि मुल्क में कैओटिक सिचुएशन बनी हुई है। वो आइदर किसी टेरर अटैक की सूरत में हो, किसी भी और पाकिस्तान के बड़े मसले को मैं उतना ही बड़ा मसला समझता हूँ, या शायद मैं उन मसलों से भी ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द टूल जो हम डिफरेंट, देखें, हमारी ज़ुबान डिफरेंट है, हमारा रहन-सहन डिफरेंट है, हमारी बहुत सी चीज़ें विदिन पाकिस्तान डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर वो डिफरेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द ओनली थिंग जिसने हमें कनेक्ट किया हुआ है, जैसा कि अभी आपके दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टॉपिक कुछ और था और हम डिस्कस कुछ और करने लग गए। तो मैं इन पर इकबाल साहब से सिर्फ ये एक ही सवाल करूँगी। सर, क्या इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये फ्यूचर में कम होती हुई आपको नज़र आ रही हैं? और इससे क्या इंडिया-पाकिस्तान के रिलेशन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। रिबात देखिए, टेरर एक्टिविटीज़ कहीं भी हो, वो इंसानियत के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो नाकामी है, चाहे वो इंडिया हो, जैसे कल दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो सीधे-सीधे ऑपोज़िशन से लेके हर किसी ने एजेंसीज़ को इसका ज़िम्मेदार इसलिए ठहराया, भले ही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लास्ट कहीं से भी किया हो, तो हमारी एजेंसीज़ को जो है उसके अंदर चौकन्ना रहना चाहिए था, उसे टालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एजेंसीज़ का काम भी होता है, उसी के लिए वो जाने और माने भी जाते हैं। देखिए, और आपने जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा 2 बार इसके अंदर के ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो मैं फिर आपको याद दिलाऊँ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किसी पाकिस्तान आर्मी पे या पाकिस्तानियों पे अटैक नहीं किया गया था। टेरर एक्टिविटीज़ को जो जगह और जो लोकेशंस मिले थे, उसी को हमने टारगेट किया था। जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मशहूर नाम है, मौलाना मसूद अज़हर है, हाफ़िज़ मोहम्मद सईद है, ऐसे नाम जो कि 1999 के अंदर जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उसके अंदर मौजूद थे। फिर 2001 के अंदर पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, उसके अंदर उनका नाम साफ तौर पर आया था। 2016 के अंदर पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ था, उसमें उसका नाम आया था। हाफिज़ मोहम्मद सईद का 26/11, फिर ज़कीउर रहमान लखवी, ये सारे वो लोग हैं जिनके बाकायदा नाम आए हैं और इसका इंटरनेशनली सबूत इंडिया की तरफ से दिया गया है। देखिए, ये इन सारी ही चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से बात चल रही है, तो मैं आपको साफ तौर पर समझाना चाहूँगा कि ये टेरर एक्टिविटीज़ चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान के अंदर, ये है बहुत बुरी। इसके लिए जो इंटरनल लीडरशिप होती है या आर्मी होती है या जो एजेंसीज़ होती है, उनका काम होता है पूरी तरीके से इनको देख-रेख करना। आम लोगों की कोई लड़ाई ना पाकिस्तान में है, ना हिंदुस्तान में है। ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कोई मामलात हो। देखिए, आप मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आपने न्यूज़ को लेकर के जिस तरीके से बात की थी, मैंने तब न्यूज़ के अलावा कई ऐसे प्रोग्राम्स की बात की थी।
कि दोनों ही मुल्क एक-दूसरे के चैनल्स भी देखते हैं, एक-दूसरे के प्रोग्राम भी देखते हैं, एक-दूसरे से मिलना भी पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो एजेंसीज़ हो या पॉलिटिशियंस जो हो, उन्हीं को लेकर के ये मामलात को आगे बढ़ाने होते हैं और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी कुछ कहा कि इंडिया के अंदर जो है हम पॉलिटिशियंस चुनते हैं और पॉलिटिशियंस जो है वो आर्मी या डिफेंस के स्टाफ को चुनती है। लीडरशिप ही चुनने की बात करता है। ये वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से हालात बना के रखे हैं, तो वो हालात आपके ही पॉलिटिशियंस ने बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि वो करप्ट पॉलिटिशियंस थे। वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हालात ये जो आए हैं महज़ अभी जो आपके चाहे नवाज़ शरीफ की पार्टी हो, आसिफ ज़रदारी की पार्टी हो, सभी लोग देखिए कि सभी करप्शंस के अंदर इन्वॉल्व थे, सभी को सज़ा होनी थी, कुछ को हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बाहर निकाला किसने? अब मैं आता हूँ सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो टेरर अटैक की आपने बात की, तो देखिए टेरर अटैक जहाँ भी होते हैं, वहाँ एक चीज़ तो है कि एजेंसीज़ की नाकामियाँ होती हैं और एजेंसीज़ की नाकामियों के साथ के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने मफाद के लिए इस तरह के हालात पैदा करते हैं और लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी मुल्कों के अंदर ये जो आग जो है वो बढ़ती जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दोनों ही मुल्कों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बहुत हद तक ज़िम्मेदार है और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के ज़रिए ही दोनों पॉलिटिकल लीडर को जो है ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा और दुनिया के अंदर बड़े-बड़े हालात हुए, आखिर बात से ही सारी चीज़ें होती हैं। मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से लगातार वहाँ से हमने इतने सबूत दिए और उसके बाद भी लगातार एक के बाद एक अटैक होते जाते हैं, तो सहने की ये एक रिबा हद होती है। तो उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर एजेंसीज़ हो या आर्मी हो अगर वो चीज़ों को नहीं सँभालेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हालात आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। आपने पिछले दिनों देखा था कि एक ड्रिल चल रही थी जिसको लेकर के ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, ये फ़ोर्सेस आ सकती है। तब भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ़ महज़ एक एक्सरसाइज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज़ इसलिए कराई जाती है आर्मी की कि वो एक्टिव रहे, कि अगर कोई ऐसे हालात आते हैं तो उन्हें जंग से इस जंग के हालात के अंदर कैसे लड़ना, उसकी जानकारी रहे। लेकिन मैं आपको बता दूँ लगातार वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबा करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए इतना हवा बनाया जाता है और इंडिया के ऊपर ये हालात और चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रही है कि जैसे इंडिया जो है वो कुछ ही पलों के अंदर अटैक कर लेगा। देखिए यहाँ किसी को अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े। देखिए हम जो हमारा हमसाया है वो तो बदल नहीं सकते। तो बेहतर यही होता है दोनों मुल्कों के अंदर कोई अवाम भी जो चाहती है वो यही चाहती है कि दोनों मुल्क के लोग जो है एक-दूसरे के मुल्कों में आए, एक-दूसरे से मिले। तो हमारी भी चाहत यही है कि आपके यहाँ चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या आर्मी हो, वो इन चीज़ों को समझे, हमारे यहाँ की भी लीडरशिप समझे और दोनों मुल्कों को एक करे। थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो सर मच सर डॉक्टर साहब। मैं एंड पे एक सिर्फ़ एक बात ये कहना चाहूँगा, मेरा अपना एक पर्सनल एनालिसिस है जिस पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। आई बिलीव मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ओपिनियन से डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि दिल्ली अटैक के बाद जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है, उसके ज़्यादा नेक्सस जो हैं उसके इंडिया में होने के चांसेस हैं काबुल की निस्बत। मेरा ये अपना एक एनालिसिस है। जी, ठीक है, वो डॉक्टर साहब आप मैंने शुरुआत में भी कहा ना कि एजेंसीज़ और ये जो है आप किसी पे भी उँगली उठा सकते हैं, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से आज तक जितने अटैक्स हुए हैं, उसके बाकायदा प्रूफ आपको और इंटरनेशनली दिया है। पठानकोट के अंदर जब हमला हुआ था, तो बाकायदा आपके आईएसआई के लोगों को यहाँ बुला कर के हमने दिखाया था और उसके सारे सबूत दिए। अगर इंडिया की तरफ से भी चीज़ें हुई है, तो आप भी इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर के चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसको लाकर के उजागर करिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से इंडिया आज तक सारी चीज़ों को लेकर के करता आया है। आपके वहाँ भी हमने डिफेंस फोर्सेस को या आपकी एजेंसीज़ को कभी मना नहीं किया है। अगर आपको लगता है काबुल से ज़्यादा इंडिया का हाथ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा आपकी एजेंसीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अब, आपकी सिक्योरिटी को लेकर के। वहाँ फिर मुझे लगता है उसको पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और वो सबूत लाए और इंटरनेशनली चाहे वो मीडिया हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहाँ सब जगह पेश किया जाए डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।